हेलो, Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. अरे Yes, मेरे sir. नाक में Yes, कुछ sir. मक्खी चली गई। यस Everyone. लिसन, सो तीन चीजें मैंने बोली अभी, एक तो रीजनरेशन, दूसरा ट्रू रीजनरेशन, तीसरा फ्रैगमेंटेशन। सो रीजनरेशन में थोड़ा सा जो लॉस्ट पार्ट होता है बॉडी का उतना ही आ जाता है, लेकिन ट्रू रीजनरेशन में कोई भी पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, जैसे कि रीजनरेशन का एग्जांपल है वॉल लिजर्ड और ट्रू का एग्जांपल है प्लानेरिया। फ्रैगमेंटेशन क्या हो जाता है? फ्रैगमेंटेशन क्या हो जाता है, देखो ये एक एग्जांपल है, मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ। ये एक स्पाइरोगायर है, क्या है ये? Spirogyra. Spirogyra. फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म है। देखो, जब इसको रिप्रोडक्शन करना है ना, तो एक तरीका इसका ये है कि ये फ्रैगमेंटेशन से करें। तो जब ये मैच्योर हो जाता है और उसके बाद ये फ्रैगमेंट में टूटता है, अपने आप टूटता है, नेचुरली टूटता है। जैसे कि एक फ्रैगमेंट हो गई, ये दूसरी फ्रैगमेंट हो गई, ऐसे फ्रैगमेंट में बटता है, टूट जाता है, और हर एक टुकड़े से, हर एक फ्रैगमेंट से नया कंप्लीट स्पाइरोगारा बन जाता है। अंडरस्टूड? मतलब इसमें और फ्रैगमेंटेशन, ये जो फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन है उसमें बहुत सिमिलरिटी है, लेकिन ट्रू रीजनरेशन जो है ना, वो एक्सीडेंट की वजह से उसके टुकड़े हुए और हर टुकड़े से नया ऑर्गेनिज्म बना। और फ्रैगमेंटेशन में वो नेचुरल उसके टुकड़े हो गए, नेचुरली, एक्सीडेंट की वजह से टुकड़े नहीं हुए, नेचुरली। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। हैव यू गॉट इट? Yes, Yes. sir. Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके ओके ओके। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट है, मतलब एक ही पेरेंट के जीन्स जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल जाता है प्रोजेनी में। तो प्रोजेनी का जेनेटिक मेकअप और पेरेंट का सेम ही ऑलमोस्ट, तो उसमें कैरेक्टर्स में डिफरेंस नहीं है। और दूसरी बात, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट हो जाता है, फास्ट, उसको कोई गैमिट वैमिट नहीं बनाना होता। लेकिन सेक्सुअल में क्या हो जाता है कि गैमिट बनाना पड़ता है, गैमिट को फ्यूज होना पड़ता है, जाइगोट को डेवलप होना पड़ता है, और वेरियस चीजें होती है। तो ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल। लेकिन उसमें फायदा क्या है कि पेरेंट्स का, दो अलग अलग पेरेंट्स के कैरेक्टर्स एकत्र, मतलब एक साथ आ जाएंगे जीन्स, तो उसके उसके हिसाब से कैरेक्टर्स में वेरिएशन आ जाएगा। और जितना कैरेक्टर्स में वेरिएशन ज्यादा है ऑर्गेनिज्म में, उसका उतना ज्यादा बेनिफिट है उसको सर्वाइवल करने में, एडजस्टमेंट करने में। तो इट हैज सर्वाइवल बेनिफिट। So have you understood all this thing? Yes, 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 sir. Yes, Yes, sir. sir. Very good. Now we'll see the next point after reproduction. Okay. तो अभी देखो कि रिप्रोडक्शन क्या डिफाइनिंग फीचर है क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म का? No, sir. No, sir. डिफाइनिंग फीचर क्या होता है कि एक तो ये लिविंग में नहीं होना चाहिए, सॉरी नॉन लिविंग में एब्सेंट होना चाहिए, और ऑल लिविंग में प्रेजेंट होना चाहिए, एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। तो रिप्रोडक्शन जो होता है ना, वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, लेकिन इट इज नॉट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये नहीं पाया जाता। फॉर एग्जाम्पल, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो रहा है। म्यूल, आपको पता है ना म्यूल? Yes, Yes, sir. yes, क्या sir. होता है म्यूल? क्या होता है म्यूल, कोई बताएगा? So donkey plus horse. ओके, Male donkey plus female horse. या वेरी गुड एग्जैक्टली बेटा। सो जब मेल डॉन्की और फीमेल हॉर्स का क्रॉसिंग हो जाता है, तो उसमें से जो बच्चा बनता है उसको म्यूल बोलते हैं। अभी ये म्यूल है ना, ये इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है, अलग अलग स्पेसीज के बीच का हाइब्रिड है। तो ये खुद स्टेराइल है, ये खुद बच्चे बना नहीं सकता। तो अगर बच्चे बना नहीं सकता, तो म्यूल क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है? Living. है living. Living है. रिप्रोडक्शन नहीं शो करता। देखो वर्कर बीज भी होती है ना, वर्कर बीज जो हनी Yes, इकट्ठा sir. करती है, वो मतलब Yes. एक गैमेट्स नहीं बनाती, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो क्या नहीं है, वो क्या नहीं शो करती, रिप्रोडक्शन नहीं शो करती। Reproduction. हमें भी कोई ह्यूमन कपल होते हैं जो स्टेराइल हो जाते हैं, वो बच्चे को पैदा नहीं कर सकते। तो ये सब ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है, मतलब अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करते तो हम लोग नहीं बोल सकते ना कि सपोज आप डॉक्टर बन गए, आप गायनेकोलॉजिस्ट बन गए, आपके पास एक कपल आ गया, और उस कपल को ये इश्यू है कि वो मतलब दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग,
तो आप डॉक्टर होके उनको नहीं बोलेंगे ना कि रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तो आप लोग लिविंग नहीं हो। आप उनका जीने का हक तो नहीं छीन सकते ना, ठीक है ना? हाँ। Yes. Yes, sir. तो इसका मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट द ऑल इंक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। सब लिविंग का प्रॉपर्टी नहीं है, सब लिविंग उसमें नहीं आता। और अगर सब लिविंग का प्रॉपर्टी नहीं है तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बन जाता। तो इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं रहता, लेकिन सब लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं रहता, इसकी वजह से रिप्रोडक्शन भी क्या नहीं है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। So नहीं। growth and reproduction, both of these are the property of living, but not the defining property of living organism. समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. खास लग रहा है क्या किसी को मेरा आज का? No, sir. No, sir. No, sir. समझ में आ रहा है? ओके, गुड। देखो, तीसरी प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, सो मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है? देखो, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, आइदर वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, कौन सी भी हो, सिंपल हो कॉम्प्लेक्स हो, उस बॉडी या उस सेल के अंदर हजारों थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। अगर वो केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, वो लिविंग नहीं रहेगा। सो टू रिमेन लिविंग, thousands of reactions takes place in the body or cell of the living organism. जिस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? Metabolic reaction. Metabolic reaction. केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन हो जाती है ना इन सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म या सेल में, जो केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं उसको मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है? सो मेटाबॉलिक रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, हम लोग को पता है, दो टाइप के होते हैं। पता है किसी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Anabolic. कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक, राइट? सो जो रिएक्शन में कोई बड़े मॉलिक्यूल टूट के छोटे मॉलिक्यूल बन जाते हैं उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। ब्रेक डाउन रिएक्शन, ब्रेकिंग होता है उसमें, ब्रेकिंग। और जिस रिएक्शन में छोटे मॉलिक्यूल जुड़कर बड़े मॉलिक्यूल बन जाते हैं उसको बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। तो इसको बोलते हैं बायोसिंथेटिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सिंथेटिक रिएक्शन। ओके, अब जो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या फर्क है? तो मेटाबॉलिक रिएक्शन आपने बोली एक इंडिविजुअल रिएक्शन या कुछ रिएक्शंस, अनेक रिएक्शंस, मतलब मेनी रिएक्शन। तो ये रिएक्शन आइदर तो कैटाबॉलिक रहेंगे या एनाबॉलिक रहेंगे। तो मेटाबॉलिज्म क्या रहता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सब रिएक्शन होते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ केमिकल रिएक्शन, ओके, इन सेल और लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जब हम लोग बोलते हैं तो उसका मतलब है इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन हो रही है वो सब रिएक्शन को इकट्ठा बोलते हैं, इकट्ठा मतलब एक साथ। सो इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एक तो कैटाबॉलिज्म होता है या एनाबॉलिज्म होता है। मतलब इसमें सब कैटाबॉलिज्म प्लस सब एनाबॉलिज्म। क्या हुआ? ऑल कैटाबॉलिज्म प्लस ऑल Anabolism. इसको टोटली बोलते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म। ठीक है? देखो, ये मेटाबॉलिज्म, सपोज आपने एक किया कि एक आपने टेस्ट ट्यूब ली लेबोरेटरी में और कुछ केमिकल्स लिए। सपोज आपने क्या लिया कि एक कोई स्टार्च लिया और उस पर आपने अमाइलेज एंजाइम छिड़का टेस्ट ट्यूब में। मतलब आपने एक सबस्ट्रेट लिया, रिएक्टेंट लिया, एंजाइम लिया, और जैसी बॉडी में रिक्वायरमेंट रहते हैं, जैसे मतलब जो मॉलिक्यूल जैसे रहते हैं वैसे मॉलिक्यूल आपने अगर बॉडी के या सेल के बाहर निकाले और वो मॉलिक्यूल आपने लेबोरेटरी में लिए, अंडरस्टैंड? सो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो। इन विट्रो मतलब क्या होता है? लेबोरेटरी में। ओके, सो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सेल फ्री सिस्टम। क्या बोलते हैं?
सेल फ्री सिस्टम, मतलब सेल के बाहर निकाला है आपने कोई केमिकल को, और वो केमिकल को आपने एक लेबोरेटरी में लिया और उनका रिएक्शन करवाया। तो इस तरफ से आप सेल में जो सब रिएक्शन होते हैं वो कर सकते हो क्या? नो सर। हाँ, तो एक साथ आप लोग कोई वन या फ्यू रिएक्शंस कर सकते हैं। वन या फ्यू रिएक्शंस यू कैन कैरी आउट इन द लेबोरेटरी विदाउट सेल, सेल के बाहर निकाल के उसको आप लोगों को एंजाइम देना पड़ेगा, एंजाइम देना पड़ेगा। सो ये जो आइसोलेटेड सेपरेट किया गया केमिकल रिएक्शन, जो सेल फ्री रिएक्शन है, जो लेबोरेटरी में किया जाता है टेस्ट ट्यूब या कोई भी क्लास के अंदर, वो क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है क्या? नो No, सर। no, No, no. sir. नो, क्योंकि क्या कि ये सिर्फ उसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं लिविंग रिएक्शन। क्यों बोलते हैं उसको? हमको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम लोग को उसको? लिविंग रिएक्शन। लिविंग Living रिएक्शन। reaction. मतलब व्हाट इज लिविंग रिएक्शन? बोलो। हाँ, देखो सुनो कि अगर आपने सेल से कोई मॉलिक्यूल बाहर निकाले, सेल को लाइज किया, सेल के अंदर के कोई मॉलिक्यूल्स बाहर निकाले और वो एक लेबोरेटरी में लिए, और वो रिएक्शन जैसे कि सेल के अंदर रिएक्शन हो जाता है, अगर वैसा ही रिएक्शन सेल के बाहर हुआ, लेबोरेटरी में हुआ, तो वो लेबोरेटरी में जो रिएक्शन हो रहा है मेटाबॉलिक रिएक्शन, वो तो मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर नहीं है जो लेबोरेटरी में हो रहा है। उसको आप लिविंग रिएक्शन बोल सकते हैं, लेकिन उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सिस्टम नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते? वो लिविंग सिस्टम। सिस्टम है। डेफिनेटली वो लिविंग रिएक्शन। लिविंग रिएक्शन क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? Enzymes. है। और लिविंग सिस्टम या लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन नहीं है। अगर सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन लेबोरेटरी में हो सकते हैं, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये लिविंग सिस्टम है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन लेबोरेटरी में हम लोग सम टोटल, मतलब सब कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शन जितना कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर हो जाता है, वो हम लोग नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? हम लोग कुछ ही केमिकल रिएक्शन लेबोरेटरी में सेल फ्री सिस्टम में कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? लिविंग रिएक्शन बोल सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते। तो सर ये डेफिनेट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी नहीं होगा ना आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन? एग्जैक्टली। सो आइसोलेटेड तो सर मेटाबॉलिज्म होगा डिफाइनिंग ना? एग्जैक्टली बेटा, एग्जैक्टली। सो मेटाबॉलिज्म क्या है? ये मेटाबॉलिज्म क्या है? ये Defining property. है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब सब रिएक्शन का सम है, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर सपोज आपके बॉडी में सपोज 100 रिएक्शन हो रहे हैं, कितने रिएक्शन हो रहे हैं सम टोटल? 100। और आपने अगर 99 रिएक्शन भी लेबोरेटरी में आपने कर पाया और एक रिएक्शन, खाली एक रिएक्शन नहीं कर पाया, तो वो सम टोटल हो जाएगा क्या? No, sir. No, sir. हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। मतलब एक रिएक्शन भी बॉडी के बाहर, मतलब ये एक रिएक्शन कम है, बाकी सब रिएक्शन हो रहे हैं लेबोरेटरी में सेल के बाहर, तो भी वो लिविंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि वो सम टोटल ऑफ ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड? Yes. Yes, Yes, sir. मेटाबॉलिज्म तो Yes, sir. यस, ये तो डिफाइनिंग फीचर हो गया। लेकिन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन ये क्या है? दिस इज नॉट द Defining feature. Feature. defining feature, not a defining Feature. अभी मैं फीचर, ठीक है, फीचर FE इतना ही लिखता हूँ, क्योंकि अब तो पता है अभी मैं क्या लिख रहा हूँ। डन विथ मी? इतना क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका अलग Yes, मतलब, हाँ, Yes, yes, sir. लिसन, इसका अलग मतलब क्या है? दूसरा मतलब क्या है कि अगर वो सेल के बाहर हो जाता है, तो उसको हम लोग लिविंग का डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलते। लेकिन अगर वो सेल के अंदर हो जाता है, तब उनको लिविंग का डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं। मतलब सेल का होना जरूरी है कि नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरूरी है। डिफाइनिंग? है, जरूरी है। यस, एग्जैक्टली।
So the next characteristics of the or next feature of the living organism is the cellular organization. और ये तो फीचर क्या है, ये डिफाइनिंग फीचर है, पक्का है, क्योंकि सेल Yes, के sir. अंदर या बॉडी के अंदर ही सम टोटल ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन हो सकते हैं, सेल के बाहर नहीं. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं, चाहे एक सेल से बने हो या मल्टीपल सेल से बने हो, चाहे सिंपल सेल से हो, कॉम्प्लेक्स सेल से हो, चाहे प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, लेकिन वो कम से कम एक सेल से बनते हैं. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट लेस देन अ सिंगल सेल. क्लियर विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट लेस देन अ सिंगल सेल. मतलब जो एक सेल से कम है वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो ही नहीं सकता. मतलब कम से कम उसको एक सेल तो चाहिए, और जिसके बॉडी में मल्टीपल सेल है उसको तो मल्टीपल सेल चाहिए, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो कम से कम एक सेल से उसका लाइफ बनता है. एनीथिंग व्हिच इज लेस देन अ सिंगल सेल इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. Organism. डन विथ मी? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. अभी देखो कि वायरस, आपको पता है ना वायरस? Yes, sir. यस, Yes, वेरी sir. गुड. नहीं नहीं बेटा, वायरस एक्सेप्शन नहीं है. सुनो, वायरस एक्सेप्शन नहीं है. देखो देखो, वायरस को सेल ही नहीं होता ना खुद का. अभी किसी ने वायरस इज एक्सेप्शन बोला है ना, तो गलत है बेटा. सुनो कि वायरस के पास सेल कहाँ होता है, खुद का होता है क्या खुद का सेल? No, sir. वो host cell लेता है. No, sir. नो, वायरस तो ऑब्लिगेट पैरासाइट है. वायरस इज ऑब्लिगेट पैरासाइट. मतलब सेल के बाहर जब वायरस रहता है, सेल के बाहर रहता है वायरस, तो वायरस लिविंग है क्या? अगर वो सेल के बाहर है तब लिविंग है क्या? वो No, No, sir. sir. Non-living. No, sir. नॉन लिविंग है. नॉन लिविंग है ना, नॉन लिविंग मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है. लेकिन जैसे भी कोई सेल के अंदर घुस जाता है वायरस, तो बाद में वो कैसे बिहेव करता है? Living Living organism. Living. लिविंग ऑर्गेनिज्म. वायरस इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग. वायरस कैसा है? वायरस No, neither neither. living Neither nor living nor non-living. non-living. वायरस नो ओन सेल, नो खुद का सेल नहीं है, इसके पास Okay, खुद का सेल नहीं है, इसलिए वो दूसरों के सेल के अंदर घुस जाता है. तो नो ओन सेल, सो इट इज नाइदर Living or लिविंग Living. nor nor non-living. Non-living. नॉन लिविंग. नॉन लिविंग भी नहीं है और लिविंग भी नहीं है. मतलब ये लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर पे है. इट इज एट द थ्रेशोल्ड Border of ऑफ, living and एट द non-living. बॉर्डर ऑफ Living or living and Living non-living. and non-living. बॉर्डर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. ये लिविंग और नॉन लिविंग के दायरे पे खड़ा है, बॉर्डर पे खड़ा है. ठीक है ना? तो मुझे एक बात बताओ बेटा जी, अगर वायरस सेल के बाहर नॉन लिविंग है तो ये सेल में कैसे घुस जाएगा? अगर नॉन लिविंग है उसको कैसे पता चला कि मुझे सेल के अंदर जाना है? हैव यू अंडरस्टूड माय क्वेश्चन? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, वायरस sir. तो नॉन लिविंग है ना, सेल के आउटसाइड, सेल के अंदर ही वो मतलब जी रहा है. सेल के बाहर जैसे कि नॉन लिविंग है, कोई केमिकल ही है. ओके, तो उसको वो सेल के अंदर जाएगा कैसे? डू यू Sir, नो? through vector, Through. सॉरी air के through. Sir, कैसे? Sir, air through, या through the body tail के fibers. सॉरी आई एम नॉट गेटिंग. एक बोलो ना, एक बोलो. हैंड रेस करके बोलो, Sir, through tail fibers. हैंड रेस करके बोलो. क्लियर नहीं पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं. यस यस, अमित बोलो. सात्विक बोलो, सात्विक. Sir, through tail fibers. टेल फाइबर्स, ठीक है ना, लेकिन वो मतलब लिविंग के अंदर घुस तो जाता है ना उसका जेनेटिक मटेरियल. Yes, sir. तो अगर वो लिविंग नहीं तो अपना जेनेटिक मटेरियल कैसे घुसा पाएगा लिविंग के अंदर, सेल के अंदर? सर उसके पास कोई स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं. क्या प्रॉपर्टी होती है? यस, गुड ट्राई बेटा, गुड ट्राई. आई अप्रिशिएट यू. आप बहुत अच्छी ट्राई कर रहे हो बेटा. दैट इज गुड फॉर मी.
देखो वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो एक्सीडेंटली कांटेक्ट में आ जाता है। वो ढूंढता नहीं मेरा होस्ट किधर है, मेरा होस्ट इधर है, मेरा होस्ट उधर है, ऐसे ढूंढता नहीं वो। अगर वो ऐसे ही मतलब नॉन लिविंग जैसे कहीं हवा में है, पानी में है, कहीं है, और उसके पाथ में, उसके रास्ते में अगर कोई एक्सीडेंटली आ जाता है, तो उसके बीच और वो होस्ट के बीच एक केमिकल रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि वो केमिकल तो है ना, केमिकल तो है, ठीक है ना। Yes. हाँ, तो केमिकल रिएक्शन हो जाता है, उसकी वजह से उसका केमिकल मतलब जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर आ जाता है। तो वो खुद कॉन्शियसली वायरस सेल में पेनिट्रेट नहीं हो जाता है, मतलब अंदर घुसता नहीं, वो ढूंढता नहीं मेरी मेरी होस्ट किधर है, मेरी होस्ट किधर है। दैट इज नॉट गोइंग टू सर्च इट्स होस्ट, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, गुड। Yes, sir. सो वायरस को हम लोग ये बोल सकते हैं, लिविंग केमिकल बोल सकते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. केमिकल है, केमिकल है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं वायरस को? लिविंग Chemical. केमिकल। लिविंग केमिकल। देखो बेटा, ये दो तीन वर्ड है, एक तो लिविंग है, दूसरा नॉन लिविंग है, तीसरा लिविंग केमिकल है। तो जब हम लोग लिविंग बोलते हैं ना, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग केमिकल है, ये हम लोग को पता नहीं चलता, राइट? यस Yes, सर। sir. लेकिन यूजुअली जब क्वेश्चन में लिविंग ऐसे पूछते हैं तो उनका मतलब साउंड हो जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पूछ रहे हैं, ठीक है ना। मोस्टली लिविंग का मतलब Yes, लिविंग sir. ऑर्गेनिज्म ही रहता है, लेकिन स्पेसिफिकली कभी कभी बार लिविंग का मतलब लिविंग केमिकल भी हो सकता है। तो इस वर्ड को आपको, क्योंकि देखिए ये सब ना वर्ड का भी खेल है, बायोलॉजी इज आल्सो द नीट एग्जाम, नॉट बायोलॉजी लेकिन नीट एग्जाम इज आल्सो द गेम ऑफ वर्ड। कभी कभी आपको लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन में भी फंसा देते हैं। तो कंसेप्ट तो क्लियर है, लेकिन लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन में मतलब गड़बड़ है, तो उसमें भी फंस जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत बड़ा अंग्रेजी चाहिए, लेकिन आपको समझना चाहिए, लॉजिकल समझना चाहिए। तो लिविंग बोले तो उसका दो मतलब है, लिविंग केमिकल या लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट? लेकिन Yes, 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 sir. sir. मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका मतलब रहता है। अगर लिविंग के बाद कुछ नहीं लिखा हो तो उसका मोस्टली मतलब रहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन कभी कभी वो सेंटेंस के अनुसार वो लिविंग केमिकल भी उसका मीनिंग बन जाता है, तो हम लोग को सेंटेंस का भी मतलब जो अर्थ है ना, मीनिंग है, वो देखना चाहिए। तो वायरस इज अ लिविंग केमिकल, इट इज नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म, नाइदर लिविंग नॉट नॉन लिविंग, बट इज अ लिविंग Chemical. केमिकल। लिविंग केमिकल। केमिकल, डन? Yes, sir. Yes, Yes, So sir. metabolism sir. can take place only inside the cell, and metabolism is the defining feature of living organism. So in all living organism metabolism occurs. In non-living मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग में हो जाता है क्या? No, sir. No, sir. Sir. नॉट इन नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में तो मेटाबॉलिज्म नहीं है, और सब लिविंग में तो ये डिफाइनिंग फीचर हो जाता है। नॉन लिविंग में नहीं है, सब लिविंग में है, विदाउट एक्सेप्शन, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर हो जाता है, मतलब डिफाइनिंग फीचर हो जाता है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है। तो वायरस है, इससे एक्सेप्शन है। और ऐसे कौन से एक्सेप्शन मतलब अलग है जो लिविंग केमिकल हो सकते हैं लेकिन ऑर्गेनिज्म नहीं है? ये तो एक तो बोला मैंने वायरस है, और ऐसे इसके भाई बहन कौन Sir, है? viroids. वेरी गुड, Viroids. वायरॉइड भी है। और Sir, prions. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, डन 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 है, डन। बेटा आपका तो नीट निकल जाएगा, आप मेरे साथ बने रहो, ठीक है? सिर्फ नीट नहीं निकलेगा, आपका तो 650 700 तक मैं खींच दूंगा, बायोलॉजी का 360 360 तक खींच दूंगा आपका, ठीक है? हेलो, Yes, sir. yes, definitely. So I appreciate all of you those are participating, and कोई बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लेकिन उनको भी करना चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं कि उनको कुछ आता नहीं। मैं भी ऐसा था शुरू में ही, मतलब जब मैं स्कूल में था तो मैं भी पार्टिसिपेट नहीं करता था। मुझे आंसर कुछ आते थे, सब तो नहीं आते थे, किसी को सब तो नहीं आते, लेकिन मेरे को जो आंसर आते थे वो भी मैं नहीं बोलता था। तो जो बच्चे ना बाकी के जो नहीं बोल रहे ना, उसको मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, बेटा जी आप कोई कम नहीं हो किससे, आप में भी है वो, आप जगह हो अंदर का, और मेरे साथ ना कंफर्टेबली बात करो, नो इशू बेटा, नो इशू। हाँ, सो वेरी गुड। तो आपका तो बहुत अच्छा, बढ़िया, आप आंसर दे रहे हो सब लोग, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो कॉन्शियसनेस है। लेकिन व्हाट इज कॉन्शियसनेस? बेटा सुनो,
कि सब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, चाहे वो सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स हो, सिंगल सेल हो, मल्टीपल सेल हो, प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके पास एक एबिलिटी है कि अपने सराउंडिंग जो है उसको ये सेंस कर सकता है, और जो भी स्टिमुलाई आते हैं सराउंडिंग से, जो भी उसको मतलब स्टिमुलाई मिलते हैं, उनको वो रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। अलग अलग तरीका हो जाता है रिस्पॉन्ड करने का, लेकिन कहीं ना कहीं तरीके से मतलब हम लोग अलग तरीके से, ह्यूमन अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलाई को, कोई बैक्टीरिया अलग तरीके से करेगा रिस्पॉन्ड। मतलब सपोज हम लोगों को किसी ने गाली दी तो हम लोग गाली दे सकते हैं, लेकिन बैक्टीरिया को किसी ने गाली दी तो गाली नहीं देगा। तो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, उसका स्टिमुलाई भी अलग अलग तरीका रहता है। ओके, लेकिन इसका ये मतलब है कि कोई ना कोई स्टिमुलाई को हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी तरह से रिस्पॉन्स तो देता ही रहता है। दैट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर अबाउट देयर सराउंडिंग, उनको पता है कि सराउंडिंग में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या मतलब जो भी चीजें हो रही है, मतलब पानी का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, पीएच कैसा है, एयर कैसी है, जो भी सराउंडिंग है उसका पता चल जाता है। फूड किधर है मेरा, ये सब पता चलता है, एनिमी किधर है मेरा, वो पता चलता है, स्टिमुलाई को सेंस करता है। तो उसको बोलते हैं एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग, को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। इसका सिंपल वर्ड में कॉन्शियसनेस शब्द बोलते हैं ना तो घबरा जाते हैं एकदम, इसका अलग मतलब है अवेयरनेस। क्या है ये? Awareness. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स by some or other means they are aware about their surrounding, they can respond to their surrounding. So देखो कि कोई भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देना है ना, तो उसके लिए उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत बड़ी प्रोसेस चलेगी। मतलब फॉर एग्जांपल एज ए ह्यूमन बीइंग सबसे इवॉल्व है हम लोग, तो हम लोग को सपोज कोई टच हुआ, इधर मेरे को टच हुआ, तो क्या हुआ, इधर टच का स्टिमुलस मिला, उधर नर्व इम्पल्स तैयार हुआ, और नर्व इम्पल्स मेरे दिमाग में गया, और मुझे सेंस हुआ कि मुझे कोई टच कर रहा है या मुझे मैं ही टच कर रहा हूँ। ओके, ये जो मतलब एबिलिटी होता है सेंस का, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो जाता है। मेरे में ऐसा है, हम लोगों में ऐसा है। मतलब इसका है कि कॉन्शियसनेस मतलब अवेयर रहने के लिए, अवेयरनेस के लिए उनके बॉडी में कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस चलते हैं। तो टू गिव द रिस्पॉन्स देयर आर कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म और प्रोसेसेस, उनके बॉडी में ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो जाती है। इसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि ये सबसे कॉम्प्लेक्स फीचर है। ये सबसे क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, फीचर। मोस्ट कॉम्प्लेक्स Complex फीचर है, speech. मोस्ट कॉम्प्लेक्स फीचर है ये। क्योंकि स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देना है तो ये इसके लिए बॉडी में कुछ बहुत सारी चीज होनी पड़ती है, कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, तो ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एनसीईआरटी में एक शब्द है, इट इज द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड मतलब वो करने के लिए बॉडी में बहुत सारी हलचल हो जाती है, बहुत सारा मैकेनिज्म हो जाता है। ठीक है, उसका एहसास होता नहीं हम लोग को, लेकिन बहुत सारा मैकेनिज्म बॉडी में होता है, उसकी वजह से हम लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ओके, और मोस्ट ऑब्वियस है मतलब इसका क्या है कि आपको मेटाबॉलिज्म होता है वो दिखेगा नहीं दिखेगा, ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा नहीं दिखेगा, आपको ग्रोथ हो रहा है दिखेगा नहीं दिखेगा, लेकिन कॉन्शियसनेस रिस्पॉन्ड तो कर रहा है, वो आप पहचान सकते हो, वो आपको ऑब्जर्व आप कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि खुली आंख से कर सकते हो, बैक्टीरिया का है तो अलग तरीका है, उसका कॉन्शियसनेस है कि नहीं है वो देखने का, ह्यूमन बीइंग है तो अलग तरीका है, लेकिन वो मोस्ट ऑब्वियस है। ये ऐसा कैरेक्टर है कि जो ऑब्वियसली होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ऑब्वियसली होता है। अगर कॉन्शियसनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है तो लिविंग नहीं है, क्योंकि कोई भी नॉन लिविंग में कॉन्शियसनेस नहीं होता, सब लिविंग में कॉन्शियसनेस होता है। चाहे अभी ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ रुकी है, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो रहा है, थोड़ा स्लो हो रहा है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो है, हर बार है, लेकिन कॉन्शियसनेस जो है वो मोस्ट ऑब्वियसली है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ऑब्वियस चीज है, ऑब्वियस चीज है, वो रिफ्लेक्ट होती है। ओके, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि इट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड टेक्निकली डिफिकल्ट मोस्ट ऑब्वियस कैरेक्टरिस्टिक। अभी वो स्टिमुलाई जो होते हैं, स्टिमुलाई मतलब क्या होता है कि सराउंडिंग में कोई चेंज हो गया। व्हाट इज स्टिमुलस? इट इज अ चेंज इन द सराउंडिंग, इट इज अ Change in the surroundings. देखो
सराउंडिंग में चेंज हो गया तो उसको बोलते हैं स्टिमुलस। लेकिन देखो कि किसी इंसान की जो कान है ना, ईयर, उसको इतना सुनना, मतलब सुनने की पावर कम है, तो कोई धीरे बोलता है तो उसको सुनने आता है क्या? नो No, सर। sir. नो सर। मतलब वो स्टिमुलस को रिसीव कर सकता है क्या वो? No, sir. नो सर। मतलब स्टिमुलाई मतलब चेंज है, लेकिन उसका एक एक्सटेंट होना चाहिए, एक्सटेंट होना चाहिए। अगर कम एक्सटेंट में है तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हम लोग कभी कभी। वो इतना एक्सटेंट में होना चाहिए कि उसको हम लोग या लिविंग ऑर्गेनिज्म रिकॉग्नाइज कर सके। ओके, सो इट इज अ चेंज इन द सराउंडिंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट, टू अ सर्टेन एक्सटेंट। Certain extent. एक लेवल तक होना चाहिए। उस लेवल के नीचे चेंज है तो वो हम लोग या लिविंग ऑर्गेनिज्म शायद हो सकता है कि इग्नोर कर ले, इनको पता नहीं चले। ठीक है, जैसे कि कोई धीरे बोल रहा है तो सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो धीरे बोलना एक स्टिमुलाई नहीं है। ठीक है, तो इतना उसमें आवाज में ताकत होना चाहिए, एक्सटेंट होना चाहिए कि वो सुन सकते हैं। तो चेंज इन सराउंडिंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एक्सटेंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टिमुलाई। ये जो स्टिमुलाई है वो 3 टाइप के होते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। मतलब सपोज कोई आपने केमिकल को स्मेल कर लिया या टेस्ट कर लिया तो केमिकल स्टिमुलाई है, या आपको कोई टच किया, या कोई टेम्परेचर, मतलब आपका हाथ कहीं जल गया तो फिजिकल स्टिमुलाई है। ठीक है, कोई बायोलॉजिकल इंटरेक्शन हो रही है तो दैट इज अ बायोलॉजिकल स्टिमुलाई। ओके, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई टू व्हिच वी आर गोइंग टू गिव रिस्पांस, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर गोइंग बायोलॉजिकल टू गिव। इंटरेक्शन में क्या क्या आएगा सॉरी, सर? बायोलॉजिकल इंटरेक्शन में क्या आ सकता है जैसे? मतलब सब तो वायरस है, वायरस अपने बॉडी में आ रहा है ना, यस सर। तो एक कोई स्टिमुलाई दे रहा है तो उसके अनुसार हमारी बॉडी कोई रिफ्लेक्शन कर रही है। ठीक है ना, यस सर। फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो ये तो देखा ना हमने। Yes, sir. हाँ, ये तो देखा आप लोगों ने। ओके, ये तो गलती से इधर हो गया बेटा। सो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस है। मतलब सब लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, अगर उनके बॉडी में कोई ना कोई केमिकल जाता है तो वो उसको रिस्पॉन्स कर लेते हैं। दैट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरमेंट के बारे में वो अवेयर है, सराउंडिंग के बारे में वो अवेयर है। ह्यूमन बीइंग ऐसा एक बंदा है, वो तो उसके पास तो कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, सराउंडिंग को नोटिस करता है, वो खुद को भी नोटिस करता है। बाकी का कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद का अस्तित्व का उनको पहचान नहीं है। ह्यूमन को पता है मैं क्या चीज हूँ, मैं सोचता हूँ, तो ऐसा बाकी का लिविंग का नहीं है। सो एक्सेप्ट ह्यूमन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ओनली कॉन्शियसनेस। ह्यूमन हैज कॉन्शियसनेस एज वेल एज सेल्फ कॉन्शियसनेस। ओके, सो कॉन्शियसनेस तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई लिविंग ऑर्गेनिज्म की। कॉन्शियसनेस इज अ Defining feature. डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई। मैं अभी सिर्फ डिफाइनिंग लिखूंगा, उसका मतलब आपको पता चला डिफाइनिंग प्रॉपर्टी रहेगी। लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या सब लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है क्या? No, sir. सिर्फ No, human sir. की है. ह्यूमन में पाई जाती है, सब लिविंग में नहीं। सब लिविंग में होना चाहिए ना। नो सर। Yes, sir. सॉरी, तो गलत लिख लिया। देखो, सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं, नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि ऑल लिविंग में नहीं है। तो अब अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, देखो, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और Metabolism. कॉन्शियसनेस, ये Consciousness. सेल। इसका न्यूमोनिक वगैरह कुछ चाहिए नहीं ना, ये तो इजी है ना, न्यूमोनिक की जरूरत नहीं इधर। Yes, sir. तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सी है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इधर लिखता हूँ। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सी है? Sir, ग्रोथ नहीं है, cellular रिप्रोडक्शन नहीं cellular है, representation. सेल्यूलर है, मेटाबॉलिज्म और Metabolism. ठीक है। यस सर। यस Growth- सर। Sir. सॉरी, ग्रोथ में बोले तो ग्रोथ में सपोज अगर दिया है कि इंट्रिंसिक ग्रोथ, क्या दिया है?
Intrinsic growth. इधर लिखा इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ, तो वो क्या है? Defining Defining feature है. होती है। लेकिन सिर्फ ग्रोथ बोले तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। इतना सबको डन है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो क्लियर है? कोई डाउट है उसके बारे में? no No, sir. sir. No, सब sir. clear? Okay, Yes, so sir. I am repeating Yes. what yes कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो 2 मिनट में आप मैं रिपीट कर लेता हूँ और बाद में लेकर स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि आगे का भी लिख किया 10 बजे वाला, उसको लेट हो जाता है लेकिन। सो एनी डाउट? हाँ पूछो पूछो बेटा पूछो। हेलो, सर पूछना नहीं है, लास्ट में सारा एक्सप्लेन कर दो जल्दी से। सॉरी कुठला? डाउट नहीं है सर, सारा जल्दी से मतलब 2 मिनट में समझा दो। हाँ वो तो कर दूंगा। देखो अभी सब फास्ट है। So all living organisms show certain features: growth, reproduction, cellular organization, metabolism, consciousness, and so on. There are some features of the living organism. So first is growth. Growth is increase in the number of individual or number of cells, and increase in size or increase in mass. So these are the twin characteristic of growth. So growth can take place in all living as well as non-living. But in living, growth is internal, non-living growth is external. So internal growth is defining property, external growth is not defining property. Generally growth is not defining property of living organisms. Then the reproduction. So reproduction is the ability of production of the same type of organism. असेक्सुअल है, सेक्सुअल है। असेक्सुअल में बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है, बर्डिंग है, रीजनरेशन है, सॉरी ट्रू रीजनरेशन है, रीजनरेशन नहीं, ट्रू रीजनरेशन है, फ्रैगमेंटेशन है। ओके, फॉर एग्जांपल फिजन में सिंपल वो जो बाइनरी फिजन है उसमें अमीबा का एग्जांपल है, यूग्लिना का एग्जांपल है, या मल्टीपल फिजन में अमीबा का एग्जांपल है। बाद में फ्रैगमेंटेशन में ये स्पाइरोगारा का एग्जांपल है, और बाद में ये ट्रू रीजनरेशन में प्लानेरिया का एग्जांपल है। सो दिस आर द एसेक्सुअल। उसमें गैमेट नहीं बनते, फास्ट है प्रोसेस, एक मोस्टली एक ही पैरेंट, यूनिपेरेंटल, सो एक ही पैरेंट के जीन्स होते हैं। सो देयर इज नो वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन ऑफस्प्रिंग एंड द पैरेंट। सेक्सुअल में गैमेट्स बनते हैं एक पैरेंट के, लेकिन मोस्टली 2 पैरेंट के, बाय पैरेंटल है मोस्टली, या कभी कभी एक पैरेंट जो बाइसेक्सुअल है तो भी हो सकता है। तो वो गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है, तो उसमें टाइम लगता है, तो स्लो है। लेकिन उसका एडवांटेज है, उसके में वेरिएशन ज्यादा है, क्योंकि 2 अलग अलग पैरेंट के कैरेक्टर्स मतलब जीन्स एक साथ आ जाते हैं, तो वेरिएशन बढ़ जाता है। और ज्यादा वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन, तो ज्यादा कैरेक्टर्स में वेरिएशन है, तो ज्यादा वेरिएशन कैरेक्टर्स में है, तो उसको सर्वाइवल का एडवांटेज, सर्वाइवल बेनिफिट है। उसके बाद है रिप्रोडक्शन, ऑल इंक्लूडिंग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि सब लिविंग में नहीं है, इसकी स्टेराइल कपल में नहीं, म्यूल में नहीं, और किसी में नहीं, मतलब वर्कर भी नहीं, so they are living but there is no reproduction. Metabolism, sum total of all chemical reaction takes place in the body of the living organism. So isolated one or few chemical reactions which occur in the laboratory, in the cell-free system outside the cell, they are neither living nor non-living, but they are living reaction. These are not a living organism. Okay, क्योंकि वो sum total नहीं है। तो sum total of living organism, सॉरी केमिकल रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म बोलेंगे, और मेटाबॉलिज्म तो डिफाइनिंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म का पक्का है। लेकिन मेटाबॉलिज्म होने के लिए कम से कम एक सेल चाहिए, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन विल बी द नेक्स्ट फीचर। तो ऑर्गेनिज्म को सेल होना जरूरी है, जिनका सेल नहीं है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। जैसे कि वायरस है, प्रायंस है, वायरॉइड है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो लिविंग केमिकल है। तो नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, लेकिन लिविंग केमिकल है। ओके, सो सेल का होना जरूरी है, एटलीस्ट एक सेल। So anything which is less than a single cell is not a living organism. Then consciousness, it is the most obvious and technically difficult characters of living organism. Consciousness करने के लिए living organism के बॉडी में बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होने चाहिए, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होने लगते हैं, इसलिए वो मोस्ट टेक्निकली डिफिकल्ट है और मोस्ट ऑब्वियस है, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑब्वियस होता है ये कैरेक्टर, तो मोस्ट ऑब्वियस है, वो डिफाइनिंग फीचर भी है। सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन बीइंग में है और बाकी किसी में नहीं है, तो ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, लेकिन कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है। सो इज इट डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये लास्ट वाला सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, नोट्स तो भेज दूंगा मैं। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि थोड़ा सा मेरा यहाँ पे एक्सपोर्ट का प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए मैं नोट्स भेज नहीं पाया।
इसलिए मैंने आज ना व्हाइट कलर से नहीं लिखा है, रेड कलर से लिखा है, क्योंकि रेड कलर ना बाद में दिखता नहीं, व्हाइट कलर दिखता नहीं इसमें, मतलब टाइप किया वो दिखता है, लेकिन ये पेन से मतलब ये पैड पे लिखा है ना, वो व्हाइट कलर नहीं दिखता, इसलिए मैं नहीं, लेकिन मेरे पास अभी तैयार है, तो कल तक मैं सेंड कर लूंगा, आज तक के लिए नोट्स। तो सबको मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, सबको आइडिया क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू। मैं कल ना आपको ये भी भेज दूंगा असाइनमेंट, मतलब एमसीक्यू का प्रैक्टिस करने के, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. और इस संडे को इस टॉपिक का टेस्ट है, तब तक ये संडे के अंदर मतलब इंक्लूसिव ईयर पीवाईक्यू ये सब टॉपिक खत्म हो जाएगा, पीवाईक्यू भी हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको हमेशा रेगुलर पढ़ो, आपको कोई भी डाउट होता है तो उसका फोटो निकालो या टाइप करो, टाइप में ज्यादा टाइम जाता है तो आप नोटबुक में लिख लो, या कोई का स्पीड फास्ट होगा फोटो ले लो और मेरे को पर्सनल मैसेज कर दो। कोई बच्चे कर रहे हैं तो मैं उनको रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड। सो इंटरेक्शन होना चाहिए। मैं 24 आवर्स के अंदर या जैसे भी मैं देखता हूँ तो मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसको आपको रिप्लाई कर लूंगा, डेफिनेटली रिप्लाई कर लूंगा। डन? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. कल मिलते हैं। यस, Thank you, sir. Thank you, sir. Good night. गुड नाइट। Thank you, sir. यस, गुड नाइट। Thank you, sir. Good night, sir.